नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणाम पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और नए सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना पदभार संभाल लिया है। आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया गया है और फीफा वर्ल्ड कप में जो क्वार्टर फाइनल के कंपटीशन है वो शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव से लेकर। दिल्ली के चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उनके परिणाम आगे हैं और उन परिणामों में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। यानी 250 सीटों में से 126 सीटें चाहिए थी, उनको 134 सीटें मिली हैं। और बीजेपी नंबर 2 पर रही है, उसको 104 सीटें मिली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, उनको महज 9 सीटें मिली हैं। नगर निगम का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहाँ का जो मैसेज है वो पूरे देश में जाता है। तो ये मैसेज गया है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद वो अपनी नगर निगम नहीं बचा पाई है। पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी नगर निगम पर काबिज थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने उसे उखाड़ फेंका है। और आम आदमी पार्टी ने जो जीत हासिल की है उसके पीछे 3-4 कारण हैं। एक कारण तो है जो उन्होंने महिलाओं के लिए डीटीसी की बसों में टिकट फ्री किया था। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो मुफ्त में महिलाएं जाती हैं वो कामकाजी महिलाएं होती हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है, 1000, 2000, 3000 रुपये महीना का कमाते हैं। उनके लिए डीटीसी में फ्री बस होना, फ्री पास होना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, वो ऑटो में सफ़र करते हैं या कारों में सफ़र करते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो उन्होंने 200 यूनिट बिजली और 300 यूनिट पानी के बिल ये माफ़ किया, इसका भी बहुत बड़ा असर चुनाव पर देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने RWA को मिनी पार्षद का दर्जा देने का वायदा किया था, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और 2-3 चीज़ें इसमें जो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही हैं कि दिल्ली में मुसलमानों का वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है। हालांकि बीजेपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, तो वो भी चुनाव जीता है, तो मुस्लिम का वोट एक तरफा पड़ा है। और जो कांग्रेस है उसका वोट बैंक पूरी तरह से आम आदमी पार्टी खा गई है, उसे केवल 9 सीटें मिली हैं। और जो बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो परियोजना शुरू की है, एक अभियान शुरू किया है, ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी उस परियोजना को पूरा करने की तरफ जा रही है। यानी अगले जो भी चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी बनेगी और यही बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पार्टी बने और ये कांग्रेस का सफाया हो जाए। तो कांग्रेस यहाँ दिल्ली में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, अगर हम केवल MCD के हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव में MCD में बीजेपी को 38% सीट मिली, 38% वोट मिले थे और इस बार उन्हें 39% वोट मिले हैं। यानी उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है लेकिन सीटें कम हुई है। आम आदमी पार्टी का भी नगर निगम के हिसाब से वोट परसेंटेज बढ़ा है, उनको करीबन 38% वोट मिले हैं। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है और बीजेपी का भी कम हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी ने जो अपना वोट बैंक बनाया है वो वोट बैंक है झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी, ई-रिक्शा और जो कामकाजी महिलाएं हैं, इनको अपना वोट बैंक बनाया, इनको टारगेट किया था, उस टारगेट में वो सफल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी का परमानेंट हो गया है ये वोट, और इससे अब पार पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने फ्रीबीज की बात की, जो मुफ्त देने की बात करते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले उनका विरोध किया और फिर उसी ट्रैप में फंस गए। फिर उन्होंने भी घोषणा की कि वो भी फ्री देंगे, लेकिन लोगों को एक चीज़ का यकीन हुआ कि केजरीवाल फ्री दे सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल का जो उद्देश्य है वो देश की उन्नति या इकोनॉमी बढ़ाना नहीं है। उनका उद्देश्य पॉलिटिकल एक पार्टी को, अपनी पार्टी को खड़ा करना और अपना वोट बैंक को खड़ा करना है। क्योंकि उन्होंने अभी जो भी पॉलिसियाँ लाई हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम भी अभी आने शुरू हो जाएंगे
और गुजरात में तो जैसे ट्रेंड है और एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था कि वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी को 2017 के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन सीटें शायद उसकी नहीं होंगी। 2-4 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। और बीजेपी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो भी कम हो रहा है। कांग्रेस की सीटें जो 77 सीटें थी वो घट के शायद 50 से नीचे चली जाए। हिमाचल प्रदेश में बराबरी का मुकाबला है, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला बराबरी का रहेगा, 1-2 सीटों का ही फर्क होगा। तो कुछ एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है और कुछ में बीजेपी की। तो ये कांटे का मुकाबला है, वो जैसे ही रिजल्ट आते हैं उसके बाद पता लगेगा। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और आज की जो खास बात थी, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उन्होंने आज अपना पदभार संभाला राज्यसभा में। जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू से आते हैं, वो एक वकील रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की, बार काउंसिल के चेयरमैन रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एज ए सीनियर लॉयर काम किया। फिर वो कुछ दिन कांग्रेस में रहे, कुछ दिन जनता दल में रहे। जनता दल सरकार जब गिर गई थी तो उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी थी, तो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जनता दल के टिकट से चुनाव जीते थे और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री बने थे। तो लोकसभा में भी वो मेंबर रहे, फिर राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे और उसके बाद उनको 2019 में पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और ममता बनर्जी को और उनका जो झगड़े हुए थे वो जग जाहिर है, सबको पता है। और आज जब उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कही कि राज्यसभा वरिष्ठ सदस्यों का सदन है और इसमें जो शिष्टाचार और मर्यादा होनी चाहिए, इसमें हंगामा के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी काम हो उन नियमों के तहत हो और शिष्टाचार के तहत हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो राज्यसभा सदन है वो सभी सदनों से सर्वोच्च है, ये सदन नेतृत्व करे। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो हंगामे होते हैं राज्यसभा में, पर्चे फाड़े जाते हैं, स्पीकर के ऊपर कागज़ फेंके जाते हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है। आज लोकसभा में भी शांति रही, थोड़ा सा शुरुआत में हंगामा ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद सरकार ने 2 विधेयक पेश किए। एक तो एंटी मैरीटाइम थेफ्ट बिल, जो समुद्री डाकुओं द्वारा समुद्र में लूट होती है, जहाज़ लूट लिए जाते हैं, उनके लिए कानून बनाने के लिए उसमें मृत्युदंड की सज़ा है, उसको आज पेश किया और विदेश मंत्री ने पेश किया। तो वो बिल पास हो जाएगा तो फिर जो भी समुद्री लूट में शामिल होंगे उनको मृत्युदंड की सज़ा होगी। और दूसरा विधेयक जो बहुराज्यीय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बिल आज पेश हुआ है। ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चिट फंड कंपनियां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मार्फत विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं और लोगों से पैसा एकत्रित कर रहे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि उन्होंने पैसे वापस नहीं किए हैं। तो अभी सरकार ने ऐसे सभी सोसाइटियों को रिजर्व बैंक के अधीन लाने का और सेबी के अधीन लाने का प्रस्ताव किया है। तो इसके बाद एक सिस्टम बनेगा, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंक सारे आरबीआई और सेबी के अधीन काम करते हैं और उसके बाद जो पैरा बैंकिंग कंपनियां हैं वो भी सब सेबी के अंडर आ गई हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सेबी के अंडर आ जाएंगी। तो फिर कोई लोगों को झांसा देकर, झूठ बोलकर, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर नहीं फंसा सकता है, उनको सेबी के नियमों पर चलना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि वो लोगों से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते हैं। तो ये जो बिल है इस पर कल चर्चा होगी। तो चर्चा होने के बाद ये बिल पास होगा और फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ लोगों को लूट रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, उस पर पाबंदी लग सकेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। इसके अलावा संसद में आज विदेश मंत्री ने जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ, चाहे G20 को लेके हुआ, उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान सभी ने उसका स्वागत किया, क्योंकि देश की एक आर्थिक स्थिति को लेके, देश की एक जो रुतबा बढ़ रहा है उसको लेके बात हुआ। आज जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आए, ये एक परंपरा है ये कि जब भी सेशन शुरू होता है तो प्रधानमंत्री आते हैं और मीडिया के सामने बयान देते हैं। तो आज उन्होंने बयान दिया और कहा कि हंगामा के कारण जो सदन नहीं चलता उससे देश को बड़ा नुकसान होता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हंगामा ना करें और लोगों को जो उनके मुद्दे हैं उन पर बात करें, सरकारी कामकाज को होने दें। और अपोजिशन का काम है
कि जनता के मुद्दों को उठाएं। तो अगर सब मिलके काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। अगले साल इसकी देश में कॉन्फ्रेंस होगी सितंबर में, तो उसकी सब लोग तैयारी करेंगे। और उन्होंने कहा कि भारत का जो गौरव है उसको प्रकट करने का अवसर है, इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसके अलावा मित्रों, तमिलनाडु में तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होंगे, तो इसलिए वहाँ पे केसीआर और बीजेपी के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा है। केसीआर की बेटी, उनको 11 दिसंबर को दिल्ली तलब किया गया है। सीबीआई ने उन्हें बुलाया, जो दिल्ली की आबकारी नीति है जिसमें मनीष सिसोदिया को लपेटा गया था, और उनके पास से कुछ नहीं निकला, और उसी कारण आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव भी जीत गई है। तो अभी ये उनकी बेटी को बुला रहे हैं। और केसीआर अब बीजेपी की ट्रैप में फंस रहे हैं। उन्होंने जो कोंडा गट्टू है वहाँ पे विशाल हनुमान मूर्ति लगाने का फैसला किया है। तो वो भी एक चुनावी रणनीति है। मित्रों, आज उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि नेशनल जुडिशियल कमीशन NJC को जब 2014 में पास किया गया था, 99 अमेंडमेंट किया गया था, 99वां संविधान संशोधन, और इसको पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम को जायज़ ठहराया और NJC को निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो उसके बाद संसद चुप कैसे बैठ गई, क्योंकि ये जो था, ये विधेयक को संविधान संशोधन किया गया था। तो संविधान संशोधन को निरस्त करना ये बड़ी चुनौती होती है। और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो सरकार फिर दोबारा से कानून बना सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों उसमें हम सब लोग भी चर्चा करते थे 2015 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया, तो ऐसा सरकार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भी रिएक्ट नहीं किया। तो अभी उपराष्ट्रपति इसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूर इस पर ऐसा कोई चल रहा होगा कि सरकार दोबारा से NJC बनाए, क्योंकि कोलेजियम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जज ही कैसे कर सकते हैं, यानी कोलेजियम सिस्टम कैसे कर सकता है। कोलेजियम सिस्टम तो फुल प्रूफ नहीं है। तो इसलिए ऐसा मुझे लगता है, इन जो हिसाब किताब चल रहा है, उस हिसाब किताब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दोबारा से NJC को लेकर सरकार एक नया बिल लेके आए और उस पर चर्चा करे। इसके अलावा मित्रों, फीफा वर्ल्ड कप का जो फीवर चल रहा है वो चरम पर है। और जो प्री क्वार्टर फाइनल यानी टॉप 16 के मैच थे वो ख़त्म हो गए हैं, और शुक्रवार को 9 दिसंबर से मैच शुरू हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल का। और पहला मैच जो होगा वो स्पेन, ब्राज़ील और क्रोएशिया के बीच में होगा, और दूसरा मैच में स्पेन खेलेगी। तो ये 9 तारीख का सब लोगों को इंतज़ार रहेगा। और इसलिए जो खेलने का टाइम है वो भी चेंज किया गया है भारत के समय के अनुसार 8 बजे, ताकि लोग घरों में आ सकें और मैच का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में ही असली जो मज़ा आता है, जो एक रंगत होती है, वो क्वार्टर फाइनल में होती है। तो ये क्वार्टर फाइनल सब लोग देखें, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। हम सब लोग उसका इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है, और आपसे फिर कल चर्चा होगी। आपके रिएक्शन का मुझे इंतज़ार रहता है। ज़रूर रिएक्शन दीजिए। अगर अपनी ऐसी भी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए कि आपको क्या सुधार चाहिए, क्या मैं आपके लिए नया सामग्री ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि जो लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं या समाचारों में नहीं रह पाते, उनको मैं विश्लेषण कर सकूं। और ख़ासकर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अपनी प्रतिक्रिया दें कि मैं इनमें क्या नया जोड़ूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।